जितनी भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उनका ऑर्डर क्या होता है? जीरो। चलो कोई नहीं, तो फिर देखो स्टार्ट करते हैं। अच्छा 11th में हमने एक टॉपिक पढ़ा होगा ऐसा थर्मो, उसमें हमने ये टॉपिक पढ़ा होगा स्पॉन्टिनिटी, पढ़ा था क्या है लास्ट में जाके? तो अगर हम स्पॉन्टिनिटी की बात करें तो क्या क्या ऐसे वर्ड हैं जो आपके दिमाग में आते हैं? क्या चीज़ बताओ? रेंडमनेस आती है, उसको हम क्या बोलते थे? एंट्रोपी हमारे दिमाग में आता है, एक वर्ड है ना, इसको डेल्टा एस से डिनोट करते थे। और क्या आता है आपके दिमाग के अंदर? हाँ आराम से बता दो, कोई ऐसे बोलने थोड़ी लगेंगे। इंथैल्पी, अरे जो भी आ रहा है बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंथैल्पी, और क्या आता था ब्रेन में इसको सुन के? मुझे डिपेंड किस पे करता है ये बताना है। नहीं कुछ भी जो इसको मतलब ऐसे वर्ड सुना ना, अब जो भी ब्रेन में आ रहा है इससे रिलेटेड कुछ भी बता दो। स्पॉन्टेनियस, वेरी गुड, ये भी हमारे दिमाग में बात आती है स्पॉन्टेनियस। और क्या आता है? ज़्यादा टेंशन लेके मत सोचो, फिर नहीं आएगा। एकदम फ्री माइंड होके थोड़ा ऐसा ना, तब आएगा ना। इंटरनल एनर्जी। और कुछ है याद आ रहा हो? जैसे स्पॉन्टेनियस है वैसे ये क्या होता था? नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, और कुछ याद आ रहा है क्या इससे? हाँ वेरी गुड, गिव्स एनर्जी, ये भी इसी के अंदर था अपना शायद से, गिव्स एनर्जी। अब मेरे को ये बताओ, जो ये स्पॉन्टेनिटी है ये बताता क्या था? कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं होगी, यही बताता था। स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है रिएक्शन जो? हाँ, जो या तो खुद से हो, जैसे आप फिर हम स्टार्ट कर दे तो चलती रहे, है ना। और नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से ना हो या फिर जिसको एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लगे। तो अब ये जो स्पॉन्टेनियस बात है, स्पॉन्टेनियस अगर हम वर्ड सुनते तो हमारे ब्रेन के अंदर फिर क्या क्या बातें आती है? बताओ आराम से बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। सबसे पहले आपने क्या बताया था स्पॉन्टेनियस सुनते ही? खुद से हो, ये वाली बात आती है दिमाग के अंदर। स्पॉन्टेनियस कौन सी है? जो खुद से हो। फिर क्या हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं आता? इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ कंबशन, आप बोल सकते हो। कंबशन जो है वो स्पॉन्टेनियस का एग्जाम्पल है। भाई एक बार जला देते मोमबत्ती को फिर जलती रहती है ना, ऐसा तो नहीं है कि बार बार जलाते। अच्छा और कोई चीज आ रही हो दिमाग के अंदर इससे रिलेटेड? हाँ वो तो कवर कर दी। और कुछ? हाँ तो वो स्पॉन्टेनिटी के अंदर ही आ गया, गिव्स एनर्जी। कुछ और, कोई और एग्जाम्पल आ रहा हो? जंग अपने आप लगता है, हम लगवाते हैं? अपने आप मास्क लगाओ पहले ना। हाँ हाँ, तो जंग जो है वो अपने आप लगता है, तो वो कैसी रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस, रस्टिंग ऑफ आयरन है। हाँ टूटी खोलते पानी अपने आप आता है ना नीचे। हाँ तो वो स्पॉन्टेनियस है। आप देखो मेरे को एक बात बताओ, ये जो कंबशन है, जैसे माचिस की तीली है ना, वो अपनी स्पॉन्टेनियस है। ये जो जंग लगने वाली बात है ये भी स्पॉन्टेनियस है। फिर तीली के पास ऐसी क्या एडवांटेज है, वो कितनी जल्दी जल जाती है? या फिर लोहे के पास ऐसी क्या डिसएडवांटेज है, बेचारे को जंग कई महीनों में जाके लगती है? तो तो कहीं ना कहीं कुछ रेट होगा रिएक्शन का, कि जो माचिस की तीली है वो जल्दी जल रही है और जो अपना जंग लग रहा है वो काफी धीरे लग रहा है। तो स्पॉन्टेनियस के अंदर कहीं ना कहीं रेट भी एक फैक्टर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट से हम क्या समझ सकते हैं, कितनी स्लो है रिएक्शन या फिर कितनी फास्ट है, ये बात हमें समझ आती है। अब यहाँ पे देखो, जो अपना स्पॉन्टेनिटी टॉपिक था वो हमें क्या बता पाता है कि रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा? क्या थर्मोडाइनमिक्स हमें ये बता पाता है कि ये जो तिल्ली है वो जल्दी क्यों जलती है, या फिर जो आयरन है उसको जंग देर में क्यों लगता है? क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कभी? नहीं पढ़ा। हम सिर्फ ये जज करते थे कि जंग खुद से लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ये बता सकते हैं हम स्पॉन्टेनिटी टॉपिक से। तो जो रेट से डील करती है ब्रांच केमिस्ट्री की, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स।
तो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि अपनी रिएक्शन कितनी स्लो होगी या फिर कितनी फास्ट होगी। जैसे अपना जंग जो है वो धीरे क्यों लगता है, या माचिस की तिल्ली जो है वो जल्दी क्यों जलती है, वो कौन बताने वाला है अपने को, केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। अच्छा, अब ये रेट अगर मैं बोलूँ, इसको सुनकर दिमाग में क्या बातें आएंगी? सबसे पहले तो मैं यही पूछ लूंगा, रेट होता क्या है ना? आना चाहिए ना भाई, रेट क्या होता है मुझे नहीं मालूम। उसके बाद क्या आएगा, इसको कैसे निकालेंगे वो भी नहीं मालूम अभी हमें, तो हाउ टू फाइंड इट बोल सकते हैं हम उसको। और क्या आ सकता है, अब कहीं ना कहीं एग्जाम्पल से में ये क्लियर है कि तिल्ली जल्दी जल रही है और जो आयरन है वो रस्ट है उसको देर में लग रही है, तो कोई ना कोई फैक्टर होगा जिस पे डिपेंड करता है, जो तिल्ली के पास है लेकिन आयरन के पास नहीं है, तो फैक्टर रहा होगा कि ये जल्दी हो रहा है कंबशन और रस्टिंग जो है अपना स्लो हो रहा है। अच्छा, अगर हम फैक्टर की बात करें या एक और मैं बात कर दूँ जैसे क्लाइमेट, तो क्लाइमेट भी आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। एग्जाम्पल समझना कि जैसे अपने पास बर्फ है, बर्फ जो है वो गर्मियों में जल्दी पिघलती है, लेकिन जो सर्दी है उसमें क्या होता है, वो फिर देर में पिघलती है। तो कहीं ना कहीं जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। आप हम पढ़ेंगे आगे चल के कि जो जंग लगती है वो सलाइन वाटर में जल्दी लगती है, मतलब जो बारिश का पानी होता है उसमें जंग जो है वो जल्दी पकड़ता है और नॉर्मल पानी में जो है वो जंग देर में पकड़ता है। अच्छा, फैक्टर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर जो हमारे जहन में आते हैं, अभी इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ी ली है ना 11 से, तो क्या लगता है कौन कौन से फैक्टर आते होंगे? वेरी गुड, टेम्परेचर और पीएच, चलो लिख देते हैं कोई बात नहीं। और बताओ, और क्या लगता है क्या हो सकता है फैक्टर? भाई जो लगता है बताओ, तो गोली थोड़ी लगेगी कोई। हाँ, कंसंट्रेशन नहीं लगता, हो सकता है, हमें नहीं मालूम, लिख लेते, देखेंगे आगे उस चीज को। टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर पढ़ा है ना अपन ने, प्रेशर तो हो सकता है हो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल, बाकी मालूम नहीं, आगे देखेंगे उस चीज को। प्रेशर हो सकता है, मे भी ना हो। हीट और टेम्परेचर एक ही बात है। क्या चीज? हीट और टेम्परेचर। हाँ, वो एक ही बात है, हीट और टेम्परेचर को। तो अब देखो यहाँ पे ये कुछ फैक्टर हो सकते हैं, हो सकता है और भी फैक्टर निकल के हैं, या हो सकता है ना भी निकल के हैं। तो चीजों को ना ऐसे सोचने की कोशिश करा करो, ये जरूरी नहीं यहाँ पे सारी सही लिखनी है, गलत भी हो सकती है, बट सोचा करो। और ये एकदम रिलैक्स ब्रेन से सोचना है, ऐसे फोकस होके नहीं सोचना वरना कुछ नहीं आएगा, है ना? बिल्कुल रिलैक्स होके फिर सोचना है। तो केमिकल काइनेटिक्स में देखो हम 3 चीजों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे रेट पे, कि रेट क्या होता है। दूसरा अपना फोकस रहेगा फैक्टर पे, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। और तीसरा अपना टॉपिक है मैकेनिज्म का, कि अगर कोई रिएक्शन होती है तो वो कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो प्रोसीड करती है। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर रिएक्शन है तो वो एक स्टेप पे तो होती नहीं, उसमें क्या होता है एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा स्टेप होगा तो उसके अंदर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, तो वही देखेंगे कि मैकेनिज्म जो है वो कौन सा फॉलो होगा और उस मैकेनिज्म पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड में जो चैप्टर है ये 5 नंबर का आएगा, और किस्मत अच्छी होती है तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आता है। इसको लिख लो, फिर स्टार्ट करते हैं जो अपना काइनेटिक्स है उसको। तो लिखना जरा, केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with rate of a reaction, which deals with rate of a reaction। तो प्रॉब्लम समझ आई आप सबको कि थर्मोडायनामिक्स का जो ये टॉपिक था स्पॉन्टेनिटी, या फिर जो थर्मोडायनामिक्स है उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो हमें ये तो बता देता है कि रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन वो ये नहीं बता पाता है कि कितना फास्ट होगा या फिर कितना स्लो होगा। अब थोड़ी सी वैसी बात कर लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते क्यों है। भाई एक तो ये बात है कि बोर्ड में आएगा तो अलग ही किस्सा है, पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वैसे क्यों पढ़ते हैं, क्या लगता है रियल लाइफ में कहाँ यूज होता होगा ये? हाँ, थोड़ा तेज। आइस आइस का रेट देखने के लिए तो हाँ हाँ बोल सकते हो आप, और फ्रीज हो रही है। हाँ बोल सकते हो। तो ये जब देखो ना आप, ये ऐसी प्रोसेस हो रही है एनवायरनमेंट में, तो अंदर से आना चाहिए कि ये स्लो क्यों हो रहा है, ये फास्ट क्यों हो रहा है, ये प्रोसेस हो क्यों रही है, वो प्रोसेस क्यों नहीं हो रही। तो इससे का थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा आप लोगों का केमिस्ट्री के अंदर, ऐसे ही फिजिक्स में। समझ रहे हो बात को?
तो अभी देखो अपनी रिएक्शन कैसी होती है, बचपन से पढ़ते आए ना, रिएक्शन होती है मासूम, रिएक्टेंट से क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट, ऐसे ही पढ़ते आए हैं। तो मुझे एक बात बताना, ये जो रिएक्टेंट है जैसे जैसे टाइम अगर अपना बढ़ता है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्शन कहाँ मूव करता है, फॉरवर्ड मूव करता है। फॉरवर्ड मूव करेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात हम जानते हैं। तो देखो जो अपना लॉजिक है रेट का, वो फॉर्मूला क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, जो अपना रेट है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, और कितने टाइम में वो चेंज हुई, तो टाइम इंटरवल। या फिर ये होता है अपना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी देर में चेंज हुई, कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय वही टाइम इंटरवल, कितने टाइम में चेंज हो रही है। तो ये इसका फॉर्मूला है सिंपल सा। अब एक बात समझना, जहाँ से जो रेट आएगा अपना, इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। क्या बोलेंगे इसको? एवरेज रेट। अब सवाल ये आता है कि इसको एवरेज रेट क्यों बोला जाता है। तो मेरी बात समझना, ये जो फॉर्मूला है अपना, ये देखो जो रेट निकाल के देगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, टाइम इंटरवल चाहिए। मैं पूछूं 20 सेकंड के अंदर कितना रेट था, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना आएगा, 20। समझ रहे हो? ये ओवर टाइम पीरियड पे अपने को रेट निकाल के देगा। अगर मैं इस फॉर्मूले से पूछूं 20वें सेकंड रेट क्या था, क्या ये बताएगा? नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में क्या चाहिए अपने को, एक इंटरवल चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इस फॉर्मूले से जो रेट आता है वो कैसा होता है, अपना एवरेज रेट। अब देखो एक प्यारा सा सवाल है अपना, और वैसे ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि कोई रिएक्शन है अपनी, और रिएक्शन सिंपल सी है, रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, अपने प्रोडक्ट बन रहे हैं। हम ऐसा मान लेते हैं जब टाइम था 0, यानी कि 0 सेकंड पे या 0 मिनट पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 0.03 मोलर। कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में ही लेते हैं या फिर मोलैलिटी, ना स्पेसिफाई हो तो मोलैरिटी मान के चलना। इस रिएक्शन को हमने छोड़ दिया और हम वापस आए 25 मिनट के बाद। जब हम वापस आए तो हम क्या देखते हैं कि अपने पास रिएक्टेंट सिर्फ बचा हुआ है 0.02 मोलर। तो सवाल ये है कि इस प्रोसेस के लिए हमें एवरेज रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या है अपना, या तो हम ये वाली चीज यूज कर ले या फिर हम ये वाली चीज यूज कर ले। यहाँ पे डेटा किस चीज का गिवन है, रिएक्टेंट का, तो फॉर्मूला भी कौन सा यूज होगा, रिएक्टेंट वाला। वेरी गुड। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है देखो 0.02, तो फाइनल कितनी है 0.02। वेरी गुड। इनिशियल कितनी है अपने पास 0.03, तो 0.03। और कितने टाइम में चेंज हुई है ये 25 मिनट्स। हालांकि जो अपनी टाइम की ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, सेकंड। लेकिन यहाँ पे आपके पास एडवांटेज है, जब तक वो बोले ना खुद से, आप किसी भी यूनिट में ले सकते हो टाइम को। अगर वो हमसे बोलेगा सेकंड में लो, तो हम पहले इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में। अगर नहीं बोलता कोई दिक्कत नहीं है, मिनट में ही चलने दो। नीचे क्या जाएगा 25। क्या हम इसको सॉल्व करना जानते हैं, पक्की बात? नहीं जानते? जानते तो हैं। ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट क्या है, पहले यूनिट समझते हैं। और ऊपर क्या है अपनी चेंज इन कंसंट्रेशन। तो भाई कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, आएगी तो कंसंट्रेशन ही। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी। तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पे मोलैरिटी, और नीचे क्या है यहाँ पे टाइम है। तो टाइम की यूनिट लगाओगे, यहाँ पे टाइम किस में लिया है आपने, मिनट में लिया है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, मोलैरिटी पर मिनट। अब इसको देख के कुछ सवाल आता है क्या मन में कि नहीं आता? हाँ, ये नेगेटिव क्यों आया यहाँ पे, या ये क्या बताता है, देख ली होगी वीडियो, नहीं देखी, चलो। तो नहीं, एक तो डली हुई है केमिकल काइनेटिक्स की, डली हुई है। तो ये नेगेटिव साइन क्या बताता है हमें कि जैसे जैसे अपना टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब भी पेपर में सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे लिख के आओगे साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई करता है कि एज द टाइम इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ आर डिक्रीजेस।
बात समझ आती है। और आपके पास अगर मैथ है तो मैथ में भी पढ़ोगे इस चीज को आप, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग क्वांटिटी। 6th चैप्टर है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन समझ आया ये, पक्की बात, पेपर में कर लोगे? चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। देखो इस फॉर्मूले की प्रॉब्लम समझे, ये जो फॉर्मूला है ये अपने को क्या निकाल के देगा, एवरेज रेट। इस फॉर्मूले की खास बात क्या है, अगर मैं इससे पूछूं, क्या पूछूं मैं कि भाई 20 सेकंड के अंदर रेट कितना था, तो बताएगा क्या ये? बताएगा बिल्कुल, भाई टाइम इंटरवल दे देंगे। मैं अगर आपसे पूछूं पहले 100 सेकंड के अंदर रेट कितना था, तो बताएगा ये? बिल्कुल बताएगा। टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 100 सेकंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे ये पूछूं कि 100वें सेकंड रेट क्या था, तो बताएगा ये? नहीं बताएगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ फेल होता है, जब हमें किसी इंस्टेंट पे क्या चाहिए होता है, रेट चाहिए होता है। अगर मैं बात करूं nthवें सेकंड रेट क्या था, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है अपना, फेल। अब ऐसा होता है ना, एक साइंटिस्ट आगे जाता है तो फिर बाकी उसे जाने देते हैं आगे? नहीं जाने देते। क्या करते हैं बाकी, टांग खींचते हैं। तो जो साइंटिस्ट था उन्होंने ये कहा कि आपने बहुत बढ़िया बात बताई है कि आपका फॉर्मूला जो है वो एवरेज रेट बताता है, लेकिन क्या आपका फॉर्मूला हमें ये बता सकता है कि अगर 10वें सेकंड रेट निकालना चाहूँ तो क्या निकाल के देगा वो? नहीं निकाल के देगा। तो फॉर्मूला वहां पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब देखो अगर अपन ने 11th में थोड़ी सी फिजिक्स ध्यान से पढ़ी है, ऐसा मैं मानता हूँ, तो जब भी हम किसी इंस्टेंट की बात करते हैं तो क्या चीज यूज करते हैं वहां पे? हाँ, डिफरेंशिएशन, है ना। आप याद करो, आपने पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पढ़ा होगा dx by dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv by dt। तो जब भी किसी इंस्टेंट की बात होती है तो हम किस चीज का सहारा लेते हैं, डिफरेंशिएशन का। तो अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट की, तो वहां भी किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, डिफरेंशिएशन की। तो देखो इंस्टेंटेनियस रेट की अगर हम बात करें तो उसका देखो फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा है, वही अपनी रिएक्शन है प्यारी सी, रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं अपने प्रोडक्ट। तो वो ये कहते हैं कि जो रेट होता है इस केस में इंस्टेंटेनियस रेट, वो होता है माइनस dr/dt या फिर प्लस dp/dt। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये माइनस क्यों आया और ये प्लस क्यों आया, बताओ। हाँ वेरी गुड। तो समझ आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे यार क्या होगा, कम होगा। इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग क्वांटिटी। तो जो भी डिक्रीजिंग क्वांटिटी उसके आगे आप क्या लगाते हो, माइनस साइन खुद से लगाते हो, ऐसा अपने को मैथमेटिक्स बोलता है। और जैसे जैसे यहाँ पे ये टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग क्वांटिटी। तो इंक्रीजिंग क्वांटिटी आगे क्या लगाएंगे, हमेशा हम पॉजिटिव लगाएंगे। अब देखो ये बात बड़ी आसान है ना, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी इक्वेशन आती है क्या? नहीं, रियल लाइफ में कैसी आती है, तो छोटे एबीसीडी के साथ। तो एक जनरलाइज इक्वेशन देखते हैं और उसके लिए लिखने की कोशिश करते हैं, और तो कुछ बातें भी समझेंगे। तो अगर मान लो अपनी रिएक्शन है ऐसी कि ए प्लस बी से बनता है अपना सी और डी। ये छोटे एबीसीडी इनको क्या बोलते हैं, हाँ स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वेरी गुड। तो अब देखो वो लॉजिक ये कहता है अगर आपकी रिएक्शन है ऐसी, तो इस केस में जो रेट होगा अपना इंस्टेंटेनियस वो होगा, जो ये कोएफिशिएंट होते हैं ना इनका आप कर दो रेसिप्रोकल। क्या करोगे इनका, रेसिप्रोकल। तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा बोलो, हाँ हाँ 1/a, है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, 1/a। आगे क्या लगाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगाएंगे, हाँ वेरी गुड, क्योंकि टाइम के साथ जो है वो ए की कंसेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इस वाले का स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बोलो, बी है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/b। और आगे क्या आएगा, dv/dt। अब आ जाओ आगे आ जाओ, सी का स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है ना छोटे नवाब, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि हाँ वेरी गुड, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या आएगा बोलो अपना, प्लस 1/d, और ये क्या आएगा, dd/dt। ये बात समझ आती है आप लोगों को। अब इसमें देखो दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे सिर्फ अगर ये लिखा होता माइनस da/dt, इसको हम कैसे रीड करते, इसको हम बोलते रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। क्या बोलते हैं इस चीज को हम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए।
ये जब आप रीड करते हो तो यहाँ पे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाओगे, बात ध्यान रखना। ये इसको हटा दो, अभी सिर्फ माइनस da/dt को मैं कैसे रीड करूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। बात समझ आई क्या ये वाली, बताओ मेरे को। और ऐसी अगर देखो मैं बात करूं सिर्फ इसको कैसे रीड करूंगा, dc/dt को, तो इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। क्या बोलूंगा इसको, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, या फिर हम बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। बात समझ आ रही है। ये रीड करना इंपॉर्टेंट है, इसी पे बोर्ड वाले खेलते अगर पेपर में सवाल आता है तो यहाँ से। तो ये समझ आया आपको, पक्की बात। इतना नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, मेरे को करके दिखाना। सो देखो एक क्वेश्चन कर लेंगे अपना डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पे। ये नोट्स में गिवन है क्वेश्चन, नोट्स डाउनलोड कर लेना लिंक पे से। तो इक्वेशन क्या कहता है कि 2a प्लस बी गिव्स अस 3c, हाइपोथेटिकल इक्वेशन है। और क्या कहता है इसके अंदर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। क्या दे रहा है अपने को वो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एट टाइम t इज 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको देखो अगर मैं लिखना चाहूँ गिवन डेटा को, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या होगा, सिर्फ dc/dt। मैंने बताया आप जब ये चीज लिखते हो अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस, तो आप कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करते। तो ये कितना है अपने पास, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। और यूनिट क्या गिवन है इसकी, मोल पर लीटर पर सेकंड, वही मोलैरिटी पर सेकंड गिवन है बेसिकली, क्योंकि मोल पर लीटर पर क्या होता है, मोलैरिटी, और टाइम सेकंड में गिवन है। और क्या कह रहा है हमसे, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो हमसे क्या पूछा है उसने, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन का रेट बताओ, और क्या बताओ साथ में आप, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए यानी क्या पूछना चाह रहा है हमसे वो, माइनस da/, पक्की बात। चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं आपकी बात। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लिखेंगे हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो इसके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यही आएगी, क्या बताना मेरे को जरा, रेट इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 da/dt। वेरी गुड। आगे क्या लिखेंगे बोलो, माइनस db/dt। शाबाश। एक और बता दो भाई, क्या लिखेंगे, प्लस 1/3 dc/dt। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले रेट निकालना है क्या। तो देखो मैं यहाँ से ये बात बोल दूं क्या, कि मैं रेट को और इसको इक्वेट करवा सकता हूँ। ये चीज रेट को और इसको हम क्या करवा सकते हैं, इक्वेट करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो रेट क्या आएगा यहाँ से, रेट इज इक्वल्स टू 1/3 dc/dt। क्या हम dc/dt की वैल्यू जानते हैं क्या, देखो dc/dt की वैल्यू कितने की बने, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो क्या कर देंगे बोलो इसको यहाँ पे, हाँ पुट कर देंगे। तो ये क्या आ गया अपना रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा यूनिट क्या लिखोगे, जो यूनिट इसकी गिवन है आपको, तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट भी, मोलैरिटी पर सेकेंड, है ना। और क्या पूछ रहा है अपन से, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो मैं अगेन इन दोनों को इक्वेट करवा दूं क्या, देखो आप इसको और इसको भी करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, और आप इसको और इसको भी करवा सकते हो। भाई मैं तो आंसर निकालना है, सेम ही आंसर आएगा आपका। तो अभी इन दोनों को इक्वेट करवा लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम इक्वेट करवाएंगे इन दोनों को, तो रेट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी वैल्यू है रेट की, 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 da/dt। तो यहाँ से देखो माइनस da/dt किसके इक्वल आएगा, 2 का मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या इधर, तो जाएगा 2/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट क्या लिख दोगे, मोलैरिटी पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, बाकी बात। चलो भाई क्या है तो नोट करो फिर। इसमें अगर हम रेट ना निकालते और सीधा वही पैटर्न करते, हाँ मैं इन दोनों को इक्वेट करवाते तब भी यही आंसर आता। देखो ये 2 ऊपर चला जाता मल्टीप्लाई में, 2/3, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, समझ गए बात, है ना। तो आप किसी से भी निकालो, आंसर क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। इसको करो नोट, और एक फिर आप मेरे को करके दिखाओ। सो देखो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या कहता है, अगर अपनी रिएक्शन है ऐसी प्यारी सी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो हमने बात समझी, रेट होता है अपना माइनस dr/dt, और क्या होता है या फिर अपना प्लस dp/dt।
इस जो अपनी इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन है इसकी एडवांटेज क्या है कि हमें ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या निकाल के दे सकता है, रेट निकाल के दे सकता है। क्या बात कर रहा हूं मैं कि इसकी एडवांटेज क्या है कि हमें एक ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या निकाल के दे सकता है, रेट। लेकिन अगर मैं इससे ये बात पूछूंगा, कोई बात है भाई एक साइंटिस्ट ऊपर जाता है तो बाकी सारे फिर क्या करते हैं, टांग खींचते हैं उसकी। तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि आपकी जो इक्वेशन है वो इंस्टेंटेनियस रेट निकाल पा रही है। क्या आपकी इक्वेशन हमें ये बता सकती है कि अगर मेरे पास 5 मोल है रिएक्टेंट के तो रेट क्या होगा, अगर मेरे पास 10 मोल है रिएक्टेंट के तो रेट क्या होगा? क्या ये इक्वेशन बता सकती है इस चीज को? देखो ये इक्वेशन हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमें क्या गिवन हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर क्या गिवन हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये इक्वेशन ये कहती है कि आप मुझे ये बताएं रिएक्टेंट इस स्पीड से चेंज हो रहा है तो मैं आपको क्या बता के दूंगी, रेट बता दूंगी। या फिर आप मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट इस स्पीड से चेंज हो रहा है तो मैं आपको क्या बता दूंगी, रेट बता दूंगी। लेकिन क्या ये इक्वेशन हमें ये बता सकती है अगर सिर्फ 5 मोल है रिएक्टेंट के तो रेट क्या होगा, या सिर्फ अगर 10 मोल है तो क्या होगा? अगर हम इसे चेंज होने की स्पीड ना बताएं, रिएक्टेंट के चेंज होने की स्पीड या फिर प्रोडक्ट के चेंज होने की स्पीड ना बताएं तो क्या ये हमें रेट बता सकता है? नहीं बता सकता। तो ये क्या इसके साथ इशू है इंस्टेंटेनियस या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के साथ, ये हमें रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में रिलेशन नहीं देता। ये रिलेशन किसके बीच में देता है, रेट और साथ में रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये वाली बात क्लियर हुई आपको कि इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है? और भाई साइंटिस्ट शांति से तो बैठते नहीं, आप लोगों की तरह बिल्कुल है ना, बुद्धि दौड़ाते हैं वो कि इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो इस चीज को उन्होंने सॉल्यूशन दिया, उसके लिए उन्होंने एक नई चीज बनाई जिसको हम प्यार से बुलाते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बुलाते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो केमिकल काइनेटिक्स है बोर्ड में जो आता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आप प्यारी सी रिएक्शन कंसीडर करें, आर से क्या बन रहा है अपना, पी बन रहा है, सिंपल। उसके लिए उन्होंने ये बताया कि जो इसका रेट लो एक्सप्रेशन होगा उसको आप लिखोगे रेट इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एन। अब इस चीज को समझते हैं, यहाँ पे नए नए सिंबल क्या बताते हैं। अच्छा, उन्होंने जितनी भी जैसे रेट लो एक्सप्रेशन है या इसके बाद से जितने भी टॉपिक है, हमारा सिर्फ कंसर्न जो है वो रहेगा रिएक्टेंट साइड से, हम प्रोडक्ट साइड को नहीं देखेंगे। हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे, क्योंकि जितनी भी आगे की थियोरीज है या फिर जितने भी फॉर्मूला डिराइव किए गए हैं वो सिर्फ किसको ध्यान में रख के किए गए हैं, रिएक्टेंट को ध्यान में रख के किए गए हैं। अब यहाँ पे रेट तो हम समझ रहे हैं कि रेट क्या होने वाला है रिएक्शन का। अब यहाँ पे के जो है, के को हम बुलाते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बुलाते हैं, रेट कांस्टेंट। या फिर कई बार इसको ऐसा होता है ना, एक बाहर वाला नाम और एक घर वाला नाम, तो प्यार से इसको स्पेसिफिक रेट भी बुलाया जाता है। बहुत बारी आपके सामने स्पेसिफिक रेट लिखा हो या फिर आपका रेट कांस्टेंट लिखा हो तो आप समझ जाना वो के की बात कर रहा है। अच्छा देखो इसका यूज क्या होता है, मैं आपसे ऐसे पूछूं जैसे बर्फ है वो सर्दियों में जो है वो धीरे पिघलती है और गर्मियों में जो है वो देर जल्दी पिघल जाती है, तो ये के कहीं ना कहीं उस फैक्टर को कंसीडर करता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे अपना रेट कैसे चेंज होगा। और आगे चल के देखेंगे भी हम कि जो के की वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बाकी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। बहुत बारी क्वेश्चन आता है ये एमसीक्यू में कि के जो है वो किस पे डिपेंड करता है, के किस पे डिपेंड करता है, बोलो, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। वेरी गुड। यहाँ पे ये जो एन है, एन को हम बुलाते हैं प्यार से ऑर्डर। क्या बुलाते हैं, ऑर्डर। अब ये ऑर्डर होता क्या है, इसको समझने के लिए देखो 3 केस कंसीडर करेंगे और 3 केस में आपको जो है ऑर्डर वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले इतना नोट करो, फिर देखो 3 केस कंसीडर करते हैं और ऑर्डर को समझते हैं क्या बताएगा। सो देखो पहला केस कंसीडर करते हैं, केस 1 लिखेंगे। अगर हम n को मान लेते हैं 0, क्या मान लेते हैं n को 0, उसको हम बोलते हैं 0 ऑर्डर। क्या बोलेंगे, बोलो, 0 ऑर्डर। तो अभी हमने बात समझी कि जो अपना रेट लो एक्सप्रेशन है वो अपना रहता है रेट इज इक्वल्स टू के रेज टू दी पावर के आर रेज टू दी पावर एन। और अगर मैं 0 की बात कर रहा हूँ तो n को क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा।
तो यहाँ पे देखो रेट किसके इक्वल आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के आर रेज टू द पावर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होती है बोलो, वेरी गुड, 1 होती है। तो रेट किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी रख लो, रेट को फर्क ही नहीं पड़ता। देखो अगर अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5 मोल भी होगी तो क्या रेट को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 10 मोल होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि जीरो ऑर्डर में जो आपका रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। ये बात बोल सकते हैं, पक्की बात। ये क्वेश्चन आता है कि आप बताएं कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन जो है उसके अंदर ये कंडीशन होती है कि जो आपका रेट है वो किसी भी मूवमेंट पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो कौन सा ऑर्डर है अपना, वो जीरो ऑर्डर। पहला केस समझ आया, हाँ बोलो। अभी आएगा ना समझ, 3 केस तभी तो बोले मैंने। सेकंड देखो अपना, अभी अभी आएगा आएगा केस, देखो आप आएगा समझ, है ना, जिज्ञासा का थोड़ा थामो। तो सेकंड केस क्या है, अगर हम n को मान लेते हैं 1, तो मैं ऐसा लिखता हूँ इफ n इज इक्वल्स टू 1, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं बोलो, फर्स्ट ऑर्डर। तो इस केस में जो अपना रेट लो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे। तो रेट क्या हो जाएगा बोलो अपना, k इंटू आर। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल दूं क्या कि रेट है और जो अपनी कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप R को बढ़ाओगे, जैसे जैसे R को बढ़ाएंगे हम, उसी स्पीड से क्या बढ़ेगा, हमारा रेट बढ़ेगा। ये बात समझ आती है। एक केस और देखो फिर आपको ऑर्डर क्लियर होगा। केस थर्ड, अगर हम n को अज्यूम कर लेते हैं 2, n को क्या अज्यूम कर लेंगे 2, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर। क्या बोलेंगे बोलो, हाँ। तो इसमें रेट लो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे n को कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो रेट क्या हो जाएगा अपना, रेट इज इक्वल्स टू के आर रेज टू द पावर 2। तो क्या यहाँ पे जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं इसको 2 टाइम्स बढ़ाऊंगा तो रेट कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी स्क्वायर पे। तो अगर मैं इसको डबल करता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो रेट कितना हो जाएगा अपना, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो ये 3 एग्जाम्पल देखने के बाद क्या हम ऐसा बोल दे कि ये जो ऑर्डर हमें क्या बताता है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। पहला केस देखो, यहाँ पे क्या था, क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है वो, नहीं। तो अगर n 0 है तो रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है। अगर हम बोल रहे हैं ऑर्डर हमारा 1 है तो रेट और जो कंसंट्रेशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर n की वैल्यू 2 है तो कैसे डिपेंड कर रहा है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। तो बेसिकली ये जो डिपेंडेंसी है वो कौन बता रहा है आपको, n ही तो बता रहा है। n की वैल्यू 0 रख दो तो इंडिपेंडेंट है, 1 रख दो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 रख दो तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ऐसा बोलते क्या कि ऑर्डर क्या बताता है कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करता है। हो सकता है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। जैसे अगर हम केस अज्यूम कर लें कि n को कितना अज्यूम कर लेते हैं, -1। क्या अज्यूम कर लेते हैं, n को -1 अज्यूम कर लेते हैं। देखो तो इस केस में नहीं, -1 ऑर्डर ऐसा आप बोल नहीं सकते ना उसको, हम से माइनस से 0 ऑर्डर बोल दिया, फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया, ऐसे नहीं बोलेंगे उसको। हाँ तो हाँ, इसको देखो रेट क्या आ जाएगा अपना k, और यहाँ पे r की पावर क्या आ जाएगी, -1। तो यहाँ पे रेट किसके इक्वल हो जाएगा, k डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल दूं क्या, जैसे जैसे अपना r बढ़ेगा वैसे वैसे अपना रेट कम होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे r बढ़ेगा वैसे वैसे रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रेट और जो कंसंट्रेशन है उसके बीच का रिलेशन कौन जज करता है, ऑर्डर। सारा खेल किस चीज का है, ऑर्डर का। तो ऑर्डर हमें ये बताएगा कि जो अपना रेट है और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनके बीच में रिलेशन कैसा है, इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टली है, इनवर्सली है, स्क्वायर के डायरेक्टली है। बात समझ रहे हो, पक्की बात। चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब देखो इस ऑर्डर के बारे में ना कुछ बातें, ये जो ऑर्डर है ये जो है वो प्रैक्टिकली निकाला जाता है। आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि ऑर्डर क्या आएगा।
अभी सुन लो, ये बात समझ आएगी। देखो अभी आपको इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। भाई हो सकता है ना रेट ऐसे हो, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि रेट जो है वो ऐसे हो के √r हो सकता है। रिलेशन है मैथमेटिक्स का कि जो अपना रेट है वो इसके स्क्वायर रूट पे डिपेंड कर रहा हो, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है। तो ऑर्डर जो है वो आपका कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, मतलब नेगेटिव भी ले सकता है, फ्रैक्शन भी ले सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है और 0 भी ले सकता है। ऑर्डर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट डेटा से कैलकुलेट करते हैं। रिएक्शन देख के आप ऑर्डर नहीं बता सकते। बात समझ आई? तो अभी इसको नोट करो। फिर एक देखो, ये अभी इतनी प्यारी रिएक्शन तो आती नहीं ना अपने पास कि रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बन रहे हो। बात समझ लो। अभी अपन जनरलाइज केस देखेंगे और वहां पे कुछ बातें लिखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले इसको नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं। तो देखो बात कर लेंगे अब जनरलाइज इक्वेशन की। अगर मैं बात करूं अपने पास रिएक्शन है कुछ ऐसी, ए बी बी से प्रोडक्ट मिलता है अपने को सी सी और साथ में डी डी। तो इसके लिए हम देखो रेट लो एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर एक्स और बी रेस टू द पावर वाई। अब यहाँ पे कुछ बातें समझना। के तो अपने को मालूम है कि क्या होता है, रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन। ये जो x है यहाँ पे, x को हम बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या बोलेंगे बोलो? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि x जो है वो a की पावर है। ऐसे ही मैं इसको y को क्या बोलूंगा बोलो? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू। वेरी गुड। तो अब सवाल ये आता है, क्या ये जो अपने x और y है ये छोटे a और छोटे b के इक्वल होंगे? बताओ। देखो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जो x और जो ये y आप लिख रहे हो, ये आप सिंपली इस रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। ये जब तक इस रिएक्शन का प्रैक्टिकल डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं होगा, हम x और y की वैल्यू नहीं बता सकते। वाइवा में क्या है, टीचर पूछेगा कि आप रिएक्शन लिख देगा यहाँ पे और बोलेगा उसका ऑर्डर बता दो। तो आप वहां पे जवाब क्या दोगे कि ऑर्डर जो है वो सिर्फ रिएक्शन को देख के नहीं बताया जा सकता। या तो आप मुझे कुछ कंडीशंस बताइए या फिर कुछ मेरे को डेटा दीजिए, प्रैक्टिकल डेटा, जिससे मैं अपना ऑर्डर कैलकुलेट कर सकूं। बात समझ आई? तो अगर आपसे पूछता है कि ऑर्डर स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होता है क्या, तो आप बोलोगे कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं भी होता। जरूरी नहीं है इक्वल आए हर बारी, नहीं भी आता बहुत बारी। एग्जाम्पल देखेंगे अपन बहुत सारे। ऐसे ही y जो है वो हो सकता है b के इक्वल हो और ना भी हो, हम नहीं बता सकते। वो जब डेटा आएगा उसी टाइम पे हम कैलकुलेट करेंगे कि इक्वल आएगा या फिर नहीं आएगा। इतनी बात समझ आती है? और यहाँ पे देखो जो अपना x प्लस वाई है, इसको हम बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर। क्या बोलते हैं बोलो? ओवरऑल ऑर्डर। वेरी गुड। तो एक प्यारा सा न्यूमेरिकल कर ले इस पे। देखो आपको रेट लो एक्सप्रेशन गिवन है। मान लेते हैं ऐसा कि कोई रिएक्शन थी, उसके लिए हमें रेट लो एक्सप्रेशन गिवन है। वो लिखा हुआ है रेट इज इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर 1/2 और बी रेस टू द पावर 3/2। तो मुझे यहाँ बताओ ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना? 1/2। पक्की बात? चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है इसका? 1/2। बी के रिस्पेक्ट में कितना होगा? पक्की बात? बी के रिस्पेक्ट में 3/2। ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा? 1/2 प्लस 3/2। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा क्या? दोनों को ऐड करेंगे जब अपन, तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। ये आपको समझ आई कहानी? तो ऑर्डर पे क्या बात इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर जो है वो रिएक्शन को देख के नहीं निकाला जा सकता। हम तब बता सकते हैं ऑर्डर जब अपने पास क्या हो, प्रैक्टिकल डेटा हो या फिर कुछ कंडीशंस गिवन हो रिएक्शन की। अच्छा ये तो बात हुई ऑर्डर की। लेकिन देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके लिए साइंटिस्ट लोगों ने पहले से ही कैलकुलेट करा हुआ है ऑर्डर, और हमें बस याद रखना है। जैसे जितनी भी रिएक्शन आपकी होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में किसी रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हो क्या आप? आपने पढ़ी हो कोई बचपन में? हाँ, फोटोसिंथेसिस जो है वो परफेक्ट एग्जांपल है। तो जितनी भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं उनका ऑर्डर होता है 0। क्या होता है उनका? 0 ऑर्डर होता है। इसका मतलब उस रिएक्शन के अंदर रेट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है। आप कंसंट्रेशन कुछ भी रख लो, रिएक्टेंट की रेट है वो क्या होता है अपना कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। बात समझ आई वाली?
कि जीरो ऑर्डर के अंदर देखा था ना अभी कि जो अपना रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो जीरो ऑर्डर यानी जितनी भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसमें आप रिएक्टेंट 5 मोल लो या फिर 10 मोल लो, रेट को उस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। रेट को कांस्टेंट ही रहना है क्योंकि रेट किसके इक्वल आता है, के इक्वल आता है। अब जितनी भी रिएक्शन है अपनी जो है न्यूक्लियर डिके वाली, डिके समझते हो आप, फिशन होता है ना, न्यूक्लियर फिशन थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने। ये सारी की सारी रिएक्शन फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर को। देखो फिशन से मेरा एग्जांपल आपने पढ़ा होगा वो वाला, कार्बन डेटिंग पढ़ा है क्या? कार्बन डेटिंग किस चीज में यूज करते हैं? फॉसिल फ्यूल जो मिलता है उसके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उससे एज निकालते हैं। तो कार्बन डेटिंग जो है वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर को। आपने कभी शायद से वो पढ़ा हो यूरेनियम डेटिंग, उससे क्या निकालते हैं हम, किसी रॉक की एज निकालते हैं, पहाड़ होते हैं ना अपने कि पहाड़ कितना पुराना है, वो यूरेनियम डेटिंग से निकाला जाता है। तो वहां भी जो ऑर्डर है वो क्या होता है, अपना फर्स्ट ऑर्डर होता है। बात समझ आई? तो जितनी भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी वो उनका ऑर्डर क्या होने वाला है, जीरो। आप सीधा बता दोगे। जितने भी आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस है या डिके रिएक्शंस है उनका ऑर्डर क्या होने वाला है, फर्स्ट। अच्छा एक और एग्जांपल अपने पास है हेबर प्रोसेस, है ना, इसको कैसे भूल सकते हैं, ये तो फेवरेट है 11 से, है कि नहीं फेवरेट, है ना। 1 किलो नाइट्रोजन 2 किलो हाइड्रोजन। तो हेबर प्रोसेस का पहले से कैलकुलेट करा हुआ है साइंटिस्ट लोगों ने। ये फॉलो करता है जीरो ऑर्डर को। किसको फॉलो करता है? देखो यहाँ पे अगर हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखें इसके लिए तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा क्या, रेट इज इक्वल्स टू के n2 की पावर 0 और h2 की पावर भी 0, तभी तो जीरो ऑर्डर होगा। ये जीरो ऑर्डर होने का मतलब क्या, इन दोनों की पावर कितनी रही होगी, 0 रही होगी। तो यहाँ देख सकते हो आप जो अपने x और y है वो a और b के इक्वल नहीं है। तो जरूरी नहीं है a और b के इक्वल हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ना ही हो इक्वल, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऐसे देख के नहीं बता सकते हम। तो इतना नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो कुछ तो देखो बात कर लेंगे आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर करा। सबसे पहले हमने समझा कि थर्मोडायनामिक्स की प्रॉब्लम क्या थी, कि थर्मोडायनामिक्स हमें ये तो बता पाता है कि रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन वो क्या नहीं बता पाता कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या फिर कितनी स्लो होगी। अब ये रिएक्शन फास्ट या स्लो कौन बताता है हमें, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पहले समझा रेट क्या होता है, उसके बाद हमने समझा एवरेज रेट क्या होता है। एवरेज रेट की खास बात क्या थी कि हम उसे एक टाइम इंटरवल का तो रेट निकाल सकते हैं लेकिन किसी इंस्टेंट का रेट नहीं निकाल सकते। अब उस इंस्टेंट वाली प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, अपना डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की एडवांटेज क्या है कि आपको वो इंस्टेंट पे तो रेट निकाल के देगी, लेकिन वो अगर मैं बात करूं उससे कि मेरे पास 5 मोल है या फिर मेरे पास 10 मोल है तो वो रेट नहीं बता सकती। बेसिकली डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमें किसके बीच में रिलेशन देता है, रेट के बीच में और रिएक्टेंट की चेंज होने की स्पीड या फिर प्रोडक्ट की चेंज होने की स्पीड। वो इस चीज के बीच में रिलेशन नहीं दे पाता कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट एक्स मोल बचा हुआ है तो मेरा रेट क्या होगा। तो उस चीज को कौन सॉल्व करता है, अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें किसके बीच में रिलेशन देता है, रेट क्या होने वाला है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है उस मोमेंट पे। बात समझ आई? तो हम ऐसा बोलते हैं कि रेट लॉ में क्या बताता है, रिलेशन देता है रेट के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अपना ऑर्डर। ऑर्डर क्या बताता है हमें कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करता है। हो सकता है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है इनवर्सली डिपेंडेंट हो। बात समझ आई? ऑर्डर को हम रिएक्शन को देख के जज नहीं कर सकते। ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिकल डेटा। ऑर्डर की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ये 3 अपने पास एग्जाम्पल है जो याद रखना है। जितनी भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उनका ऑर्डर क्या होता है, 0। जितने भी न्यूक्लियर डिके होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट। और अपनी फेवरेट है बचपन से हेबर प्रोसेस, इसका ऑर्डर क्या होता है, 0। अच्छा रेट लो एक्सप्रेशन अगर लिखा हो तो हम उसको देख के ऑर्डर बता सकते हैं सिंपली। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो उसकी पावर लिखी हुई है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो उसकी पावर लिखी हुई है। ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए दोनों को क्या कर देना है, अपने को ऐड कर देना है। तो आज का समझ आया आप लोगों को सारा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।